नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी पात्रा आप सबको एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने रेकरेंस रिलेशन क्या है उसके बारे में चर्चा किया था, रेकरेंस रिलेशन का एप्लीकेशन के बारे में चर्चा किया था और रेकरेंस रिलेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी चर्चा किया था। आप सबको पता होगा कि रेकरेंस रिलेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो टाइप का इक्वेशन होता है, एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया है तो हम डिग्री को कैलकुलेट करते थे, अगर हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया जाता था तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद में उसका डिग्री कैलकुलेट करते थे। डिग्री कैलकुलेट करने के बाद में हम उस करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद में हम उसका रूट आइडेंटिफाई करते थे। आप सबको याद होगा जो दोनों रूट हमें मिलते थे या तो वो इक्वल होते थे या तो वो अनइक्वल होते थे। जब हमें दोनों रूट इक्वल मिलता था उस केस में एक स्पेसिफिक इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करते थे, और जब हमें अनइक्वल वैल्यू मिलता था तो भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करते थे। दैट मीन्स आपका पूरा फोकस जो रूट हम कैलकुलेट करते थे वो इक्वल है उसे किस तरीके के सॉल्व करना है, अगर वो अनइक्वल है किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में भी हमने ब्रीफली डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मास्टर मेथड क्या है, मास्टर मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस को या स्टेप को हम यूज़ करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके हम ये देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और इसका फाइनल आउटपुट या ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास्टर मेथड क्या है। व्हाट इज मास्टर मेथड? सो मास्टर मेथड एक टूल है जिसका यूज करके हम रेकरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स सो मेनी मेथड्स आर अवेलेबल टू सॉल्व द रेकरेंस इक्वेशन प्रॉब्लम। आपके पास में बहुत सारे इक्वेशंस या प्रोसेस अवेलेबल है जिसको यूज करके हम जो रिकर्सिव प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एक टेक्निक एक टूल है मास्टर मेथड। सो मास्टर मेथड को जब हम सॉल्व करेंगे मैं आपको कुछ स्टेप या प्रोसेस डिफाइन कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा और इस प्रोसेस को यूज करके आप मास्टर मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हम आइए स्टेप 1 को देखते हैं। तो स्टेप 1 में हमें सबसे पहले मास्टर मेथड का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखना है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। इस मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में ये प्रोसेस हो गया। स्टेप 2 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा या जो भी आपको रेकरेंस इक्वेशन दिया गया होगा उस रेकरेंस इक्वेशन को आपको मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि है आपका टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, इसके साथ में कंपेयर करना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे दोनों भी इक्वेशन को, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा, वेरिएबल बी का वैल्यू मिलेगा और एफ ऑफ एन का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो क्वेश्चन या जो इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन को मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा और आपको एफ ऑफ एन का वैल्यू मिलेगा। ये हो गया आपका स्टेप 2 का प्रोसेस। स्टेप 3 में क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेप 2 में ए और बी का वैल्यू मिल चुका है, उस ए और बी का वैल्यू को यूज करके आपको n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे क्योंकि स्टेप 3 पे आपने n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू कैलकुलेट किया है और स्टेप 2 में आपको f ऑफ n का वैल्यू मिल चुका है। अब स्टेप 4 में आपको ये जो दोनों वैल्यू है दैट मीन्स n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू और f ऑफ n का वैल्यू को कंपैरिजन करना है। और आपको पता होगा जब कोई दो वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं तो हम 3 डिफरेंट कंडीशन मिलते हैं। क्या क्या है? या तो
एफ ऑफ एन, जब हम एफ ऑफ एन और एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी वो तीनों कंडीशन अराइज होंगे। अब एक एक करके हम कंडीशन देखेंगे। क्या एफ ऑफ एन का वैल्यू ग्रेटर होगा एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से, क्या एफ ऑफ एन का वैल्यू लेस होगा, या फिर एफ ऑफ एन का वैल्यू इक्वल होगा एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से। इन तीनों कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करेगा हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो स्टेप 3 में हम ये जो कंपैरिजन करेंगे एक एक करके इनका कंडीशन को चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए आपका जो एफ ऑफ एन का वैल्यू जो आपको स्टेप नंबर 2 में मिला है और एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी जो आपको स्टेप नंबर 4 में मिला है, अगर एफ ऑफ एन का वैल्यू एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से स्मॉल है या लेस है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा जिसको हम टी ऑफ एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनल आउटपुट होगा आपका टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी। ये फाइनल आउटपुट आपको उस केस में याद रखना है जब एफ ऑफ एन का वैल्यू एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से स्मॉल होगा। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। अब मान लीजिए एफ ऑफ एन का वैल्यू एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से बड़ा है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी। तो उस केस में हमारा जो फाइनल आउटपुट रहेगा, जो टी ऑफ एन का वैल्यू रहेगा, वो होगा आपका टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। ये कब आपको अप्लाई करना है, जब एफ ऑफ एन का वैल्यू ग्रेटर होगा एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से। अब आइए हम लास्ट कंडीशन को चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू ग्रेटर नहीं है एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से, या मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू लेस भी नहीं है एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से, तो डेफिनेटली उस केस में मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से इक्वल होगा। जब ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल मिलता है उस केस में जो आपका फाइनल आउटपुट रहेगा वो रहेगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन। ये टी ऑफ एन का जो वैल्यू है उसको आपको यूज करना है जब आपका एफ ऑफ एन का वैल्यू एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी के साथ में इक्वल रहेगा। तो अगर इस प्रोसेस को मैं समराइज करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन आपको दिया है या जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है। अब मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। जब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको वेरिएबल ए का वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा और एफ ऑफ एन का वैल्यू मिलेगा। जैसे ही आपको ए और बी का वैल्यू मिल गया, आप एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास में ऑलरेडी एफ ऑफ एन का वैल्यू प्रेजेंट है और आपने एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी का वैल्यू को कैलकुलेट किया है। जैसे ही आप इन दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन करना है। जब आप इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, आइदर एफ ऑफ एन का वैल्यू लेस होगा एन टू दी पावर लॉग ए बेस बी से, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब इन तीनों कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करेगा आपका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा। तो जो भी कंडीशन आएगा उस कंडीशन के सीक्वेंस पे जो भी आउटपुट रहेगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट को डिफाइन करना है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और मैं एक एक करके आपको अलग अलग तरीके का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट में दूंगा, उसको एज ए असाइनमेंट या होमवर्क के रूप में आप इसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आपको टी ऑफ एन का वैल्यू दिया गया है। टी ऑफ एन का वैल्यू दिया है 9tn/3 प्लस एन, और बोला है ये जो रेकरेंस प्रॉब्लम आपको दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है। और किसी किसी प्रॉब्लम में आपको ये भी बोल सकता है कि ये जो रेकरेंस प्रॉब्लम आपको दिया गया है इसका ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करिए। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन हमें दिया है उस इक्वेशन को मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करना है। अब हमें ये इक्वेशन दिया है 9tn/3 प्लस एन। अब जब मैं इसको मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करूंगा तो मुझे a का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9, b का वैल्यू मिलेगा 3 और f ऑफ n का वैल्यू मिलेगा n। क्योंकि मेरा मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, t ऑफ n इक्वल्स टू atn/b प्लस f ऑफ n। तो a के बदले में वैल्यू मिल जाएगा 9, b का वैल्यू मिलेगा 3 और f ऑफ n मिलेगा n।
अब सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के, तो आपको ये तीनों का वैल्यू मिल जाएगा, ए, बी और एफ ऑफ एन। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे ए और बी का वैल्यू मिल गया, अब मैं n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ पे कुछ आपको बारीकियां मैं बताता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। n टू दी पावर log a बेस b इक्वल्स टू n टू दी पावर log 9 बेस 3। a का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया 9 के रूप में और b के वैल्यू के बदले में मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3, क्योंकि a और b मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। अब आपको इस लॉगरिदमिक केस में याद रखना है, जो log का वैल्यू है दैट मीन्स 9 है और यहाँ पे बेस का वैल्यू 3 है, तो जब इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा तो हमेशा आप कोशिश करिएगा जो बेस का वैल्यू है उसी वैल्यू का फैक्टर में आपको लॉग का वैल्यू को ब्रेक करना है। तो अगर 9 मुझे दिया है तो बेस मेरा 3 है, तो उस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो और सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, n टू दी पावर log 3 का स्क्वायर और बेस उसका है 3। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे log का वैल्यू और बेस का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा 1, क्योंकि जब ये आप स्टैंडर्ड नोटेशन और कॉमन फंक्शन को आप स्टडी करेंगे उसमें लॉगरिदमिक का बहुत सारा वैल्यू दिया है। तो log 3 बेस 3 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, तो ये फाइनल आउटपुट मुझे मिलेगा n स्क्वायर के रूप में। दैट मीन्स n टू दी पावर log a बेस b इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मुझे क्या करना है, मैंने f ऑफ n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है पहले से, और अभी मैंने n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू को और f ऑफ n का वैल्यू को। जब आप कंपैरिजन करेंगे आप देखेंगे n टू दी पावर log a बेस b इक्वल्स टू कितना है, n स्क्वायर, और f ऑफ n का वैल्यू कितना मिला आपको, n। तो मैं देख के बता सकता हूं मेरा जो f ऑफ n का वैल्यू है वो डेफिनेटली लेस देन n टू दी पावर log a बेस b है, क्योंकि f ऑफ n का वैल्यू n है और n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू n स्क्वायर है। दैट मीन्स f ऑफ n इज लेस देन n टू दी पावर log a बेस b। अब मुझे उन तीनों कंडीशन को याद करना होगा, जो तीनों कंडीशन हमने पहले डिफाइन किया था कि f ऑफ n अगर लेस देन n टू दी पावर log a बेस b है तो उस केस में मेरा फाइनल आउटपुट क्या रहेगा। तो उस कंडीशन को अगर हम याद करेंगे, सो अगर f ऑफ n लेस देन n टू दी पावर log a बेस b होता है तो t ऑफ n का वैल्यू होगा थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b। सो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b। अब मैं ऑलरेडी log n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, अगर उस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। सो जो मुझे ये रेफरेंस प्रॉब्लम दिया गया था, इस प्रॉब्लम का फाइनल आउटपुट मुझे मिला t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में t ऑफ n का वैल्यू दिया है 9t n/3 प्लस n स्क्वायर, और हमें बोला है इस रेकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो सेम प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन दिया है या जो प्रॉब्लम हमें दिया है, इस प्रॉब्लम को मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करेंगे, जो कि है t ऑफ n इक्वल्स टू a/t(n/b प्लस f ऑफ n। तो जब मैं इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करूंगा मुझे a का वैल्यू मिलेगा 9, b का वैल्यू मिलेगा 3 और f ऑफ n का वैल्यू मिलेगा n स्क्वायर। अगर आप याद करेंगे तो प्रीवियस प्रॉब्लम में f ऑफ n का वैल्यू n था, बट इस प्रॉब्लम के लिए f ऑफ n का वैल्यू n स्क्वायर है। तो मुझे a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है। अब इस a और b का वैल्यू को यूज करके मैं n टू दी पावर log a बेस b को कैलकुलेट करूंगा। सो आपको पता होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, प्रीवियस में भी हमने सेम प्रोसेस में किया था। सो n टू दी पावर log 9 बेस 3 दैट विल बी सॉल्व्ड एज n टू दी पावर log 3 का स्क्वायर बेस 3, और ये मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा n स्क्वायर। मैंने प्रीवियस में बताया है कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सो आपने देखा कि जब हमने n टू दी पावर log a बेस b को कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू मिला n स्क्वायर, और जो f ऑफ n का वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया है इसका वैल्यू भी मुझे मिला n स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि जो n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू है वो f ऑफ n के साथ में इक्वल है। अब मैं याद करूंगा जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है
तो टी ऑफ एन का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? सो टी ऑफ एन का वैल्यू होगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन। ये टी ऑफ एन का वैल्यू क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि हमने देखा जो एफ ऑफ एन का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया और जो एन टू द पावर लॉग ए बेस बी का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, इन दोनों का वैल्यू ही एन स्क्वायर है। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर मेरा फाइनल आउटपुट क्या रहेगा? टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन। मैंने ऑलरेडी एन टू द पावर लॉग ए बेस बी को कैलकुलेट कर चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो फाइनल आउटपुट होगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी तक एक प्रॉब्लम में हमने देखा कि एफ ऑफ एन का वैल्यू लेस था और दूसरे प्रॉब्लम में हमने देखा कि एफ ऑफ एन का जो वैल्यू है वो इक्वल है एन टू द पावर लॉग ए बेस बी के साथ। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पे हमें दिया गया है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस एन क्यूब। अब इस प्रॉब्लम को हमें बोला गया है कि आप इसको मास्टर मेथड में सॉल्व करिए। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको पता है जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है। सो इस जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के साथ में कंपेयर करेंगे। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू मुझे मिला 2, बी का वैल्यू मुझे मिला 2 और एफ ऑफ एन का वैल्यू मिला मुझे एन टू द पावर क्यू। अब हम क्या करेंगे? मैं ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं। उस ए और बी का वैल्यू को यूज करके मैं एन टू द पावर लॉग ए बेस बी को कैलकुलेट करूंगा। सो आप यहां पे देख सकते हैं एन टू द पावर लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन टू द पावर लॉग 2 बेस 2। मैंने ए के बदले में सब्स्टिट्यूट किया 2 और बी का वैल्यू भी 2 है तो बेस बी हो गया 2। सो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि जब हम कॉमन नोटेशन और स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करेंगे सो log 2 बेस 2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1। सो आपका हो जाएगा n टू द पावर 1 और n टू द पावर का जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो n है। तो इस तरीके से मैंने जब वैल्यू को कैलकुलेट किया n टू द पावर log a बेस b का वैल्यू को, तो मुझे फाइनल आउटपुट कितना मिला? n मिला। अब मैं क्या करूँगा? मुझे n टू द पावर log a बेस b का वैल्यू मिल चुका है। प्रीवियस में मैंने f ऑफ n का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कंपैरिजन करूंगा, f ऑफ n और n टू द पावर log a बेस b। सो आप देख सकते हैं कि n टू द पावर log a बेस b का वैल्यू मिला है n और f ऑफ n का वैल्यू मिला है मुझे n क्यूब। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है n टू द पावर log a बेस b से, क्योंकि f ऑफ n का वैल्यू मिला है n क्यूब और n टू द पावर log a बेस b का वैल्यू मिला है n। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं n क्यूब इज ग्रेटर देन n, सो f ऑफ n इज ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b। अब मुझे याद रखना है कि जब f ऑफ n का वैल्यू ग्रेटर है n टू द पावर log a बेस b से, तो उस केस में मेरा कौन सा कंडीशन आएगा और उस कंडीशन पे t ऑफ n का वैल्यू कितना था। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करूंगा, जहां पे मुझे मिला f ऑफ n इज ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, उस केस में मेरा t ऑफ n का वैल्यू रहेगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ f ऑफ n। तो अगर मैं f ऑफ n की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू द पावर q या n टू द पावर 3। ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है। तो अभी तक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कशन किया, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने देखा कि f ऑफ n का जो वैल्यू है वो लेस है n टू द पावर log a बेस b से, तो हमें क्या आउटपुट मिला। सेकेंड प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया और उसमें पाया कि जो f ऑफ n का वैल्यू है वो इक्वल है n टू द पावर log a बेस b से, तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिला। और इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि जो f ऑफ n का वैल्यू है वो ग्रेटर है n टू द पावर log a बेस b से, तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिला। तो इन तीनों ही इक्वेशन पे या तीनों ही प्रॉब्लम पे मैंने जो तीनों कंडीशन था, जब हम f ऑफ n और n टू द पावर log a बेस b को जब हम कंपैरिजन करते हैं, उन तीनों का जो इक्वेशन था मैंने अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख के उसको सॉल्व किया। और उम्मीद करता हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आपको आएगा तो इसी प्रोसेस में आप सॉल्व करिएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो तीनों कंडीशन, क्योंकि उन तीनों कंडीशन के ही ऊपर में डिपेंड करता है आपका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या आएगा। अगर उस पर आप गलती से भी एक इक्वेशन को अलग जगह में लिख देते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपको मार्क नहीं मिलेगा। उस तीनों कंडीशन को याद रखना है और अप्रोप्रिएट कंडीशन के लिए जो भी इक्वेशन सुइटेबल है उसी इक्वेशन को लेके आपको फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करना है।
अब आगे मैं आपको 2-3 और प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जो इनसे थोड़ा सा अलग होगा, जो आपका बेसिकली गेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, आपको थोड़ा सा आपका दिमाग को यूज़ करना है और ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसी प्रोसेस को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सो आइए देखते हैं कुछ और मास्टर मेथड के प्रॉब्लम जो थोड़ा इनसे हटके अलग तरीके का प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रेकरेंस प्रॉब्लम दिया है, एक रेकरेंस इक्वेशन दिया है और वो इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 2n/3 + 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है मास्टर मेथड पे या फिर आपका इसका ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस तीनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे t से पहले एक वैल्यू आपको दिया गया था जिसको हम a का वैल्यू मान के चलते थे, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते थे तो हमें a का वैल्यू मिल जाता था। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 2n/3 + 1। सो सॉल्यूशन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको हमें मास्टर मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, a का वैल्यू यहाँ पे आप 0 मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 0 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। a का वैल्यू नहीं दिया है तो आप मान के चलेंगे 1 × t ऑफ 2n/3। सो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा जहाँ पे डायरेक्ट t के साथ में उस फंक्शन के साथ में कुछ वैल्यू दिया है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो a का वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो मुझे a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा मुझे 1। अब आइए b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और आप खुद से सॉल्व करिएगा कि b का वैल्यू क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे b का वैल्यू को 3 लिख देते हैं क्योंकि n/b + f ऑफ n, बट यहाँ पे b का वैल्यू 3 नहीं आएगा। आप ज़रा उसको ध्यान से देखिए, वो क्या दिया है, t ऑफ 2n/3। अगर मैं b का वैल्यू को 3 लिख दूंगा तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, t ऑफ n/3/2। अगर मैं 3/2 लिखूंगा तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हो जाएगा 2n/3। ठीक है, सो a का वैल्यू कितना मिला आपको 1 और जो b का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 3/2, क्योंकि अगर मैं b का वैल्यू 3/2 पुट करूंगा तो 2 ऊपर चल के n के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा 2n/3। तो इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने a और b का वैल्यू पुट कर लिया, f ऑफ n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो बन जाएगा। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा सीरियस होकर देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या डायरेक्ट a का वैल्यू दिया है या b का वैल्यू दिया है या डायरेक्ट नहीं दिया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करके, मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके a और b का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो आपने देखा a का वैल्यू मिला आपको 1 और b का वैल्यू मिला आपको 3/2 और f ऑफ n का वैल्यू जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको सिंपल सा वैल्यू मिल जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, हमें a और b का वैल्यू मिल चुका है, उस वैल्यू को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे n टू द पावर log a बेस b। सो n टू द पावर log a बेस b इक्वल्स टू n टू द पावर log 1 और बेस 3/2। तो जब आप स्टैंडर्ड नोटेशन और कॉमन फंक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे log 1 का वैल्यू मिलेगा 0। तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो n का वैल्यू आपका n टू द पावर log a बेस b का वैल्यू हो जाएगा n टू द पावर 0। अगर किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है तो उसका मैथमेटिकल वैल्यू रहेगा 1। सो दैट इक्वल्स टू n टू द पावर log a बेस b इज इक्वल्स टू 1। सो मैंने f ऑफ n का वैल्यू देखा और यहाँ पे मैंने n टू द पावर log a बेस b का भी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हमको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यू मुझे मिले हैं उन दोनों वैल्यू को मैं कंपैरिजन करूँगा। दैट मीन्स f ऑफ n और n टू द पावर log a बेस b। अब मुझे n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू मिल चुका है 1 और f ऑफ n का भी वैल्यू मिल चुका है 1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वैल्यू इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो मुझे उस कंडीशन को याद करना है जिसके बेसिस पे मैं फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करूँगा। सो व्हेनेवर f ऑफ n इज इक्वल्स टू n टू दी पावर log a बेस b, जब f ऑफ n का वैल्यू n टू दी पावर log a बेस b के साथ इक्वल होता है तो मेरा t ऑफ n का वैल्यू होगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b इंटू log n।
अभी मैं n टू दी पावर लॉग ए बेस बी का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा। सो मेरा t ऑफ n रीडिफाइन होके हो जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ 1 इंटू लॉग एन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है n टू दी पावर लॉग ए बेस बी का वैल्यू जो है 1। तो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ लॉग एन। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट हम रुकेंगे वहाँ पे, ध्यान देंगे कि a का वैल्यू और b का वैल्यू हमें डायरेक्ट दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसको और हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रोसेस के रूप में सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या दिया है, t ऑफ n इक्वल्स टू 2tn/4 प्लस स्क्वायर रूट n। इस प्रॉब्लम का हमें ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा कि इस प्रॉब्लम को आप मास्टर मेथड में सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमने जो n का वैल्यू है, जो f ऑफ n का वैल्यू है, पहले हमने n रखा, फिर n स्क्वायर रखा, फिर n क्यूब रखा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू 1 लिया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट n के लिए कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपको अलग अलग प्रॉब्लम में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम अगर आपके क्वेश्चन पे आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें इस प्रॉब्लम को मास्टर मेथड का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके साथ में कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा और f ऑफ n का वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा 4 और f ऑफ n का वैल्यू मिलेगा स्क्वायर रूट 10। सो हमें a और b का वैल्यू मिल चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे n टू दी पावर लॉग a बेस b। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, n टू दी पावर लॉग a बेस b इक्वल्स टू, मैं a और b का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा n टू दी पावर log 2 बेस 4। तो प्रीवियस में log का वैल्यू 9 था और बेस 3 था, तो हमने 9 को ब्रेक किया था 3 स्क्वायर में। एक क्वेश्चन में हमने पाया था कि log 2 और बेस 2 था, तो वो इक्वल था। बट इस क्वेश्चन में देखिए log का वैल्यू 2 है और बेस 4 है। तो आपको क्या करना है, हमेशा बेस का वैल्यू को लेके ब्रेक करना है log को, ताकि आपको बेस और वो log का वैल्यू इक्वल मिले, ताकि आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सको। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 है और बेस 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को, तो बेस 4 है तो मैं 4 के हिसाब से इसको कन्वर्ट करूँगा। तो इस इक्वेशन को मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ n टू दी पावर log 4 स्क्वायर रूट बेस 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट का वैल्यू 2 है, तो 2 के बदले में मैंने सब्स्टिट्यूट किया 4 का स्क्वायर रूट। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 4 का पावर 1/2 और बेस 4, तो भी वो माना जाएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट। सो ये हो जाए बेस 4 और log 4, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड नोटेशन और कॉमन फंक्शन में आपको ये बेसिक जो लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू जो मैथमेटिकल वैल्यू वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे log 4 और बेस 4, तो ये हो गया 1 इंटू 1/2, तो आपका फाइनल n टू दी पावर log a बेस b का वैल्यू मिलेगा n टू दी पावर 1/2, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि जो log का वैल्यू दिया है उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर बेस कम है और वैल्यू ज़्यादा है तो आप कोशिश करिएगा बेस के फैक्टर में ब्रेक करने के लिए। अगर log का वैल्यू कम है और बेस का वैल्यू ज़्यादा है तो भी आप कोशिश करिएगा बेस का वैल्यू को लेके उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि आपको आसानी से आउटपुट मिल जाए। तो मैंने कोशिश किया कि जितने भी अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हो सके, चाहे वो n टू दी पावर log a बेस b को ब्रेक करने का है, वो भी मैंने ट्राई किया है इंक्लूड करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम से आपको मदद भी मिलेगा। सो n टू दी पावर log a बेस b का जो फाइनल आउटपुट आया वो आया मेरा स्क्वायर रूट n। इसमें मैंने f ऑफ n का भी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब मैं दोनों को क्या करूँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा। सो n टू दी पावर log a बेस b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n, एंड f ऑफ n का भी वैल्यू मुझे मिला है स्क्वायर रूट n। सो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अब मुझे याद करना है जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, दैट मीन्स f ऑफ n और n टू दी पावर log a बेस b जब इक्वल होता है तो उस केस में t ऑफ n का वैल्यू क्या मिलता है। तो उस केस में t ऑफ n का वैल्यू रहेगा थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b इंटू log n। तो मैंने फाइनल आउटपुट लिखा है यहाँ पे t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b इंटू log n। मैं n टू दी पावर log a बेस b में उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो t ऑफ n इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा ऑफ स्क्वायर रूट n इंटू log n। दैट विल बी माई फाइनल आंसर। तो आपने देखा ये जो प्रॉब्लम दिया गया था इसका फाइनल आउटपुट मुझे मिला t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ स्क्वायर रूट n log n।
तो ये जो 5 अलग अलग तरीके का मैंने क्वेश्चन कराया, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और इसी मेथड को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। बट ये स्पेसिफिकली मास्टर मेथड के लिए, रेकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल है, लेकिन अगर वो मास्टर मेथड में बोला होगा या कुछ अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो डायरेक्टली आप मास्टर मेथड में कर सकते हैं। मास्टर मेथड बहुत आसान है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ताकि आपका छोटा सा भी गलती ना हो, क्योंकि इस पर अगर कहीं पे छोटा सा मिस्टेक होगा तो आपका फाइनल आउटपुट सही नहीं आएगा। सो ये 5 प्रॉब्लम के बाद में आपको मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ, या आप उसको होमवर्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपको दिया है। टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ 9n/10 प्लस n, टी ऑफ n इक्वल्स टू 16tn/4 प्लस n स्क्वायर और टी ऑफ n इक्वल्स टू 7tn/3 प्लस n स्क्वायर। ये जो अलग अलग क्वेश्चन है आप इसको घर में ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस को यूज़ करके आप इसको सॉल्व करिएगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड एंड प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रेकरेंस प्रॉब्लम या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। आज हमने देखा मास्टर मेथड को यूज़ करके किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रिकर्सिव ट्री मेथड को यूज़ करके हम रेकरेंस इक्वेशन या प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हमने आपको करवाया और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस को आप याद रखेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दिया है उसको आप इस क्लास के बाद में उसको खुद सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा जितना हो सके उसका आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।